हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले ओएनजीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि जूनियर इंजीनियर के पोस्ट निकले, वहाँ पर हमें हेल्प होगी इस क्वेश्चन पेपर से। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। इज सोडरबर्ग द मोस्ट कंजर्वेटिव फैटिग फेलियर क्राइटेरिया। तो क्वेश्चन बता रहा है कि इज द सोडरबर्ग द मोस्ट कंजर्वेटिव फैटिग फेलियर क्राइटेरिया। तो इसका जवाब हमें ट्रू और फॉल्स में देना है। तो इसका जवाब है हाँ, ट्रू। क्यों? तो हम देखते हैं यहाँ पर। देखो, ये है हमारी सोडरबर्ग लाइन। ये जो अंदर वाली दिख रही है, ये हमारी सोडरबर्ग लाइन। उसके ऊपर कौन सी लाइन है? गुडमैन लाइन। और उसके ऊपर कौन सा कर्व है? गर्बर लाइन का कर्व है। तो फिर देखिए, तो फिर हमें सेफेस्ट कौन सा रहेगा? ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं तुम्हें, ये क्या है? हमारे फेलियर पॉइंट्स है। ओके, तो फिर यहाँ पर सेफेस्ट लाइन कौन सी है जहाँ पर एक भी फेलियर पॉइंट नहीं दिख रहा? तो वो है हमारा सोडरबर्ग लाइन। ओके, और जो गुडमैन लाइन है वो क्या है? उसके नज़दीक में फेलियर पॉइंट्स है। ओके, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे कि ये इजी टू ड्रॉ है और ये मोस्ट एक्यूरेट नहीं है, पर हम क्या इसे प्रेफर करेंगे क्योंकि इसमें कोई भी फेलियर पॉइंट्स नहीं है। और जो गर्बर कर्व है हमारा, वो क्या है? मोस्ट एक्यूरेट है। यानी जो भी मटेरियल है उसके लिए मोस्ट एक्यूरेट कर्व कौन सा है? गर्बर कर्व। पर वो क्या है कि इसके इनसाइड में भी ये फेलियर पॉइंट्स है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि ये रिस्की है। तो फिर मोस्ट सेफेस्ट क्राइटेरिया कौन सा होगा फैटिग फेलियर के लिए? तो होगा हमारा गुडमैन लाइन वाला। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर डक्टाइल मटेरियल एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर। अभी देखो, डक्टाइल मटेरियल के लिए एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर क्या होता है हमारा? वो होता है टफनेस। ओके, इलास्टिसिटी यानी क्या होते हैं कि जो भी हमारा मटेरियल है वो आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड क्या होता है? उसका जो ओरिजिनल शेप या फॉर्म है वो ले लेता है। और प्लास्टिसिटी क्या है कि अगर हमने लोड लगाया और वो इलास्टिक लिमिट के ऊपर लगाया, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि मटेरियल का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी कहते हैं। और हार्डनेस क्या है? हार्डनेस इज एबिलिटी टू रेजिस्ट स्क्रैचेस ऑन द सरफेस। क्या होता है हार्डनेस? एबिलिटी टू रेजिस्ट स्क्रैचेस ऑन द सरफेस ऑफ ए वर्क पीस और ए मटेरियल। ओके, तो फिर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? हमारा करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे टफनेस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सफिशियंट टू calculate resulting change in diameter of a rod of length L and diameter D which is subjected to tensile load। ओके, तो फिर यहाँ पर हमें क्या क्या करना है कि एक रॉड दिया है, उसका L डायमीटर दिया है और L लेंथ दिया है और D डायमीटर दिया है। तो उसके ऊपर क्या है? टेंसाइल लोड है। तो फिर चेंजेस निकालना है। तो फिर हमें क्या क्या लगेगा इसमें हमें दोनों यंग्स मॉडुलस एज वेल एज शेयर मॉडुलस पता होना चाहिए। ओके, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर हमारा? यंग्स मॉडुलस और शेयर मॉडुलस। अब यंग्स मॉडुलस से हमें क्या मिलेगा? यस, यंग्स मॉडुलस से हमें मिलेगा चेंज इन लेंथ। और शेयर मॉडुलस से हमें क्या मिलेगा? चेंज इन डायमीटर, जो कि डिफॉर्म होता है। अगर टेंसाइल लोड दोगे आप किसी भी, देखना, अगर सपोज ये हमारा रॉड है ऐसा, ओके, ये हमारा जो रॉड है उसका डायमीटर कुछ तो होगा, से डायमीटर डी है, ये कुछ तो लेंथ है, ये कुछ लेंथ है एल। तो इसमें क्या होगा? अगर टेंसाइल लोड दोगे आप, ये हमारा ऐसा टेंसाइल लोड है, इस टेंसाइल लोड के वजह से क्या होगा? इसकी लेंथ चेंज होगी। करेक्ट, लेंथ चेंज होगी, यानी टेंसाइल लोड दोगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ओके, ये लेंथ हमारी बढ़ी, ये रॉड की। ओके, और इसके साथ साथ क्या होगा? इसका शेप भी चेंज होगा। शेप चेंज होगा यानी क्या? इसका डायमीटर कम या ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? दोनों पता होना चाहिए, यंग्स मॉडुलस भी और शेयर मॉडुलस भी। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ यंग्स मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस आर नेसेसरी टू कैलकुलेट चेंजेस इन डायमीटर एंड लेंथ ऑफ ए रॉड। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। इन स्ट्रैडल मिलिंग। अब स्ट्रैडल मिलिंग में क्या होता है? इंटरनल थ्रेड्स आर मेड, टू साइड्स ऑफ वर्क पीस आर मशीन साइमल्टेनियसली, वर्क पीस गेट सुपर फिनिशिंग, नो ऑप्शन करेक्ट। तो अब स्ट्रैडल मिलर कैसा का होता है वो देखते हैं हम। तो हमारा स्ट्रैडल मिलर कैसा रहता है कि इस पर 2 कटिंग व्हील्स रहते हैं, ये एक और ये एक। तो ये क्या करेगा? 2 सरफेसेस साइमल्टेनियसली मोशन करेगा। तो फिर यहाँ पर हमारा आंसर क्या हुआ? करेक्ट आंसर हुआ
टू साइड्स ऑफ ए वर्क पीस आर मशीन साइमल्टेनियसली। इन स्ट्राइडल मीनिंग क्या होता है, टू साइड्स ऑफ ए वर्क पीस आर मशीन साइमल्टेनियसली। ठीक है, चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस ई एंड बल्क मॉडुलस के एंड पॉइजन्स रेशियो म्यू। तो इसका देखते हैं। ई यानी क्या होता है हमारा यंग्स मॉडुलस, के क्या होता है हमारा बल्क मॉडुलस जो कि दिया है, और म्यू क्या होता है पॉइजन्स रेशियो। तो हम क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। ये तो सबको पता होना चाहिए, बेसिक है सॉम का। इसके साथ में जो दूसरे क्वेश्चंस आते हैं यानी दूसरे रिलेशंस है वो भी हमें याद करने। तो देखते हैं वो रिलेशंस कौन से हैं। तो इसके साथ में जो दूसरे इक्वेशंस आते हैं, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा क्या होगा, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। जो तीसरा आता है वो क्या है हमारा, E इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3K प्लस G। और चौथा जो हम लिखते हैं पॉइजन्स रेशियो के लिए वो क्या होता है हमारा, म्यू इज इक्वल टू 3K माइनस 2G अपॉन 6K प्लस 2G। अब ये इक्वेशन आप ये तीन इक्वेशन आपको पता हो गए तो आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ओके, ये वाला जो इक्वेशन है ये सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं आप, अगर आपको ये तीन इक्वेशंस पता हो तो। ओके, तो फिर ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब इसमें के क्या रहता है हमारा बल्क मॉडुलस, तो फिर जी क्या रहता है, जी होता है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, तो फिर ये ध्यान में रखना। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन डिफ्लेक्शन इन बीम अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट इज। अब अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स हमने देखा है जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का या फिर बेंडिंग मूवमेंट का, ये सब जब हम सॉल्व करते हैं तो हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम लेता हूँ मैं यहाँ पर, जिस पर एक पॉइंट लोड है। ओके, तो फिर हम कहीं भी यहाँ पर ले लें या फिर यहाँ पर ले लें, मोमेंट का सम ऑफ ऑल मोमेंट्स का समेशन ऑफ एम क्या होता है, हमेशा ज़ीरो होता है। क्या होता है, हमेशा ज़ीरो होता है। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, इज़ ज़ीरो। ओके, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ वाटर का पता होना चाहिए, फिर आपको मर्क्यूरी का पता होना चाहिए। ऑयल का क्वेश्चन में दिया रहता है, डिपेंडिंग ऑयल का दिया रहता है, गिवन रहता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। इसका क्या होगा, 3600 kg पर मीटर क्यूब। वाटर का हम लेते हैं जनरली 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, ऑयल का अराउंड रहता है हमारा 850 से लेके 900 kg पर मीटर क्यूब में, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ ऑयल। ओके, तो फिर ये यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए 3600 kg पर मीटर क्यूब। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेयर एट विच स्ट्रेन इज ज़ीरो। अब देखना, जब भी हम किसी भी रॉड को या किसी भी बीम को, या अगर हमने एक रॉड लिया या बीम लिया, अगर ये सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट है या फिर टेंसाइल लोड है या फिर कंप्रेसिव लोड है, तो फिर स्ट्रेन कहाँ पर ज़ीरो होगा, स्ट्रेन विल बी ऑलवेज ज़ीरो एट न्यूट्रल एक्सिस और न्यूट्रल लेयर। इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल लेयर या और न्यूट्रल एक्सिस, क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रल एक्सिस। अब अगर इसको हमने बेंड किया ऊपर के साइड में, या ऐसा बेंड किया, ओके, ये ऐसा बेंड किया हमने, तो कौन सा पार्ट कंप्रेशन में जाएगा और कौन सा पार्ट टेंशन में जाएगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना कि अगर हमने ये रॉड को ऐसा बेंड किया तो कौन सा वाला पोर्शन टेंशन में होगा और कौन सा वाला पोर्शन कंप्रेशन में होगा, या मुझे आप बताना। ये इसको मैं बोलता हूँ ए और इसको मैं बोलता हूँ बी, तो फिर कौन सा वाला पोर्शन टेंशन में होगा और कौन सा कंप्रेशन में, ये बताना। ये हमारा क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना।
ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाइट ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम बेस ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर। अब ये सेंट्रॉइड पूछा है फ्रॉम बेस, बेस यानी क्या, अगर हमारा ये सॉलिड हेमिस्फीयर है तो ये हो गया बेस। सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंट्रॉइड यहाँ पर कुछ तो होगा, तो फिर ये हाइट पूछे हमने हमें, ये क्या है, y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो y क्या होगा हमारे यहाँ 3r/8, क्या होगा यहाँ पर 3r/8। तो वैसे ही बाकी जो शेप्स है उनके भी सेंट्रॉइड्स और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये हमने याद रखने हैं। तो फिर कुछ शेप्स है कॉमन, उनके मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिए, तो देखते हैं। ये हमारा ट्रायंगुलर एरिया का है, इसका क्या सेंट्रॉइड क्या रहता है, कहाँ रहता है h/3 पर, यानी बेस से h/3 पर, एरिया उसकी ये दी है। सिमिलरली बाकी जो शेप्स है उनके लिए बताए गए हैं, आप एक बार रेफ़र कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इस स्लाइड का और बाद में आप रेफ़र कर सकते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए जॉइंट फॉर विच द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू काइनेमेटिक्स एलिमेंट इज अलोंग ए सरफेस और एरिया इज नोन एज। अब देखना, अगर कोई लिंक है, ये ऐसी लिंक है, ओके, और इस पर और एक लिंक है, क्या, सरफेस और एरिया, तो फिर और एक ऐसी लिंक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि टू स्लिप गेजेस पता रहेगा आप सबको, स्लिप गेजेस है, सपोज स्लिप गेजेस है, ओके, ये स्लिप गेजेस है। तो ये दो स्लिप गेजेस में कैसा होता है कॉन्टैक्ट, एरिया कॉन्टैक्ट होता है, या फिर तुम बोल सकते हो सरफेस कॉन्टैक्ट। तो फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं सरफेस पेयर। क्या कह सकते हैं, सरफेस पेयर। इसका एग्जांपल क्या बता सकते हैं हम, कि अगर ये हमारी विंडो की रेलिंग है, ओके, ये क्या हमारी विंडो की रेलिंग, तो फिर विंडो की रेलिंग और ये जो बीच में जो उसके लिए जो जगह रहती है जिस पे वो स्लाइड होता है, तो फिर उसे हम क्या, इन दोनों में कौन सा कॉन्टैक्ट है, इन दोनों में है सरफेस कॉन्टैक्ट। ओके, क्या है इनमें, सरफेस कॉन्टैक्ट, तो फिर हम क्या बोलेंगे इनको, सरफेस पेयर्स। ओके, तो फिर इसका आंसर क्या हुआ, सरफेस पेयर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्रोसेस इज यूज टू रिड्यूस ब्रिटलनेस ऑफ मार्टेनसिक स्टील विदाउट एनी सिग्निफिकेंट लॉस इन इट्स हार्डनेस। तो आप देखना कि कौन सी प्रोसेस में ब्रिटलनेस रिड्यूस करते हैं हम, ऑफ मार्टेनसिक स्टील, कौन सी स्टील, मार्टेनसिक स्टील, विदाउट एनी सिग्निफिकेंट लॉस इन हार्डनेस। तो देखो इसका मैंने ब्रीफ डिस्कस किया है कि कहाँ पर होगा। तो फिर पहले देखते हैं हम क्विंचिंग में। क्विंचिंग में क्या होता है कि जैसे तुम कूल करते हो उसका, तो उसकी ग्रेन साइज डिक्रीज़ हो जाती है। अगर ग्रेन साइज डिक्रीज़ हो गई तो जो ग्रेन बाउंड्री है, अब देखना अगर एक मटेरियल है तो उसकी ग्रेन साइज़ कम होती है, यानी ग्रेन साइज ऐसी छोटी हो गई, तो ग्रेन बाउंड्री एरिया बोलते हैं इसे, ग्रेन बाउंड्री एरिया। तो यानी जो कि बाउंड्री की एरिया है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, करेक्ट। तो बाउंड्री एरिया बढ़ जाएगी, उसकी वजह से प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, हार्ड होगा और ब्रिटल होगा। क्या होगा, हार्ड होगा और ब्रिटल होगा। सिमिलरली नॉर्मलाइजिंग में क्या होगा, ग्रेन साइज बढ़ती है, ग्रेन साइज बढ़ेगी तो क्या होगा, ग्रेन बाउंड्री एरिया रिड्यूस होगा, उसकी वजह से क्या होगा, डक्टाइल और सॉफ्ट मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, डक्टाइल और सॉफ्ट होगा। तो सॉफ्ट यानी क्या, लेस ब्रिटल, करेक्ट। और उसके साथ साथ क्या होगा, इसकी हार्डनेस भी नहीं लूज हो रही। तो कौन सा, इसका आंसर क्या आएगा, विच प्रोसेस इज यूज टू रिड्यूस द ब्रिटलनेस ऑफ मार्टेनसिक स्टील विदाउट एनी सिग्निफिकेंट लॉस इन इट्स हार्डनेस। तो इसका आंसर आएगा नॉर्मलाइजिंग। क्या आएगा इसका आंसर, नॉर्मलाइजिंग। इसका आंसर आएगा नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ ए मेटल डिक्रीजेस, मेटल की स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एंड डक्टिलिटी इंक्रीजेस ऑफ ए सॉलिड मेटल ड्यू टू। अभी हमें पता है कि जैसे मेटल को हीट किया जाता है, मेटल को हीट करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीजेस, उसकी वजह से वो क्या होता है, मेलेबल होता है, यानी उसको हम इजीली मशीन कर सकते हैं। तो उसकी वजह से उसकी क्या होती है, डक्टिलिटी क्या हो जाती है, डक्टिलिटी इंक्रीजेस। ओके, और उसकी वजह से क्या होगा, मेटल का स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो फिर वो किसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसका आंसर क्या आएगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू अचीव डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन डैश आर यूज। तो क्या यूज़ करते हैं डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के लिए, चिल्स। इसके साथ साथ आपको और एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि चैपलेट के लिए
जो चैपलेट है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो प्राइमरी फंक्शन क्या है चैपलेट का? टू सपोर्ट दी कोर। और उसका सेकेंडरी फंक्शन क्या है? जो उसका सेकेंडरी फंक्शन है वो क्या है? टू एड यानी टू सपोर्ट। एड यानी क्या? सपोर्ट डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। ओके, तो फिर ये पूछ सकते हैं इसकी, यानी सिमिलर क्वेश्चंस हो सकते हैं चिल्स और चैपलेट्स के। तो अगर पूछा कि किसका प्राइमरी फंक्शन डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को सपोर्ट करना है, तो आपका आंसर क्या होगा? चिल्स होगा, ना कि चैपलेट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चिल्स का प्राइमरी फंक्शन होता है टू एड डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, और चैपलेट का क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन टू सपोर्ट दी कोर। ठीक है, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्केलेटन पैटर्न्स आर जनरली यूज फॉर। अब स्केलेटन पैटर्न्स का यूज़ करेंगे। अब स्केलेटन यानी क्या? स्केलेटन यानी क्या? कंकाल, यानी जो हिंदी में हम बोलते हैं कंकाल। तो ये का यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें बड़ी लार्ज कास्टिंग्स चाहिए। लार्ज कास्टिंग्स कैसी चाहिए? लार्ज कास्टिंग्स के लिए। तो उसमें क्या करते हैं, अगर तुम्हें कोई सॉलिड लार्ज कास्टिंग चाहिए, ओके सॉलिड, तो हम क्या करेंगे? हॉलो स्केलेटन बनाएंगे उसका। हॉलो स्केलेटन यानी अगर तुम्हें ऐसा रॉड चाहिए, सॉलिड रॉड या सॉलिड कोई बिग कुछ रहेगा हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स में जो यूज़ करते हैं टरबाइंस वगैरह वगैरह, उसके लिए कुछ चाहिए होगा, तो फिर हमें क्या करेंगे? इसके लिए ऐसा एक हॉलो पैटर्न बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? हॉलो। ये हॉलो है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? स्केलेटन बनाए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलेटन पैटर्न। ओके, तो क्यों यूज़ करते हैं? लार्ज कास्टिंग के लिए। अभी कोई दूसरे कास्टिंग से जैसे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, उनके लिए कैसे यूज़ करते हैं वो हम देखते हैं। देखो, तो फिर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? वैक्स पैटर्न। ओके, ये याद रखना है। इसके सिमिलर क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं इसमें, तो फिर इसलिए मैंने यहाँ नोट डाउन किया है। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में वैक्स पैटर्न, शेल मोल्डिंग कास्टिंग में मेटल पैटर्न यूज़ करते हैं हम, और फुल मोल्ड कास्टिंग में हम कौन सा यूज़ करते हैं? प्लास्टिक। और प्लास्टिक में भी क्या यूज़ करते हैं हम? फोम। इसमें क्या यूज़ करते हैं हम? फोम और पीवीसी प्लास्टिक। क्या करते हैं? फोम या पीवीसी प्लास्टिक। ओके, तो फिर ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्यूब ड्राइंग टू फॉर्म एन इंटरनल होल डैश इज यूज। अब ट्यूब ड्राइंग यानी क्या? ड्राइंग यानी क्या करते हैं? ड्राइंग यानी क्या पहले समझते हैं। ड्राइंग क्या करते हैं कि जो कि मेटल है वो टू रोलर्स के बीच में से निकालते हैं, ऐसे टू रोलर से इनमें से ड्रॉ करते हैं। यानी यहाँ पर बड़ा रहेगा, ये ऐसा बड़ा वाला रहेगा, और इसमें यानी इसकी थिकनेस हाई रहेगी, और इसको यहाँ से खींचते हैं तो फिर एक ट्यूब जैसा तुम्हें मिलता है। क्या मिलता है? एक ट्यूब जैसा। और वही ट्यूब अगर तुम्हें इंटरनल होल वाला चाहिए तो फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? कुछ तो रखना पड़ेगा हमें, यानी कुछ तो सॉलिड रखना पड़ेगा जिसकी वजह से यहाँ पर होल होगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मैंड्रिल। क्या यूज़ करते हैं? मैंड्रिल यूज़ करते हैं। ये याद रखना है, मैंड्रिल यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पोरोसिटी ऑफ मेटल इज़ लार्जली एलिमिनेटेड ड्यू टू। अब पोरोसिटी ऑफ मेटल की पोरोसिटी यानी क्या? कि उसमें अगर हमारा ये सॉलिड मेटल है, अगर इसमें पोर्स है, ओके पोर्स, तो फिर ये पोर्स कब जाएंगे? अगर मेटल को आपने हीट किया कि, और हॉट वर्किंग हम जिसे बोलते हैं हॉट वर्किंग यानी क्या? रिक्रिस्टलाइजेशन के टेम्परेचर के ऊपर हम मेटल को मशीन करते, उसे हम क्या बोलते हैं? हॉट वर्किंग। जो मैंने यहाँ पर लिखा है, हॉट वर्किंग क्या होता है? मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस डन अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है? 0.5 to 0.7 टाइम्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट मेटल। मेल्टिंग पॉइंट जो टेम्परेचर है उसका 0.5 या 0.7 टाइम्स, यानी अगर 1000 रहेगा मेल्टिंग पॉइंट तो 700 डिग्री या 650 या 550 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे हम उसको फॉर्म करेंगे, मेटल फॉर्मिंग करेंगे। तो फिर पोरोसिटी कब रिड्यूस होती है मेटल की? हॉट वर्किंग में। अगर टेम्परेचर इंक्रीज किए तो ये जो पोर्स है वो क्या हो जाते हैं? तो पोरोसिटी यानी हॉट वर्किंग के वक्त पोरोसिटी क्या हो जाती है? निकल जाती है। पोर्स जो है वो निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम हॉट वर्क करते हैं। हॉट वर्किंग के लिए मेटल जो हमारा है वो एक्सपांड होता है। जो भी छोटे छोटे जो
होल्स रहते हैं उसमें मेटल जो मेल्टिंग पॉइंट के नज़दीक आ जाता है वो फिलअप कर देता है वो पोर्स को, और उसकी वजह से उसकी पोरोसिटी क्या हो जाती है, एलिमिनेट होती है। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, हॉट वर्किंग। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टेम्परेचर द मीडियम कार्बन स्टील कैन बी फोर्ज। तो फिर इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, मीडियम कार्बन स्टील के लिए हम उसको कहाँ पे फोर्ज करेंगे, एट व्हाट टेम्परेचर, इट विल बी अराउंड 750 डिग्री सेल्सियस टू 1250 डिग्री सेल्सियस। ओके, मीडियम कार्बन स्टील के लिए ये होगी रेंज। डैश आर रिक्वायर्ड फॉर स्ट्राइकिंग मोल्डिंग सैंड इन मोल्डिंग बॉक्स टू कॉम्पैक्ट इट यूनिफॉर्मली। अब हमें मोल्डिंग सैंड को हमारा जो मोल्डिंग बॉक्स है उसमें यूनिफॉर्मली भरना है या फिर उसमें यूनिफॉर्मली स्प्रेड करना है, तो फिर हमें क्या लगेगा इस केस में हमें लगेगा रैमर। रैमर क्या करता है कि रैमर ऐसा शेप का होता है, देखना ऐसा रैमर रहता है, इस शेप का रैमर रहता है। ओके, आप जो फोर्स लगाओगे यहाँ पर फोर्स लगाओगे आप, तो उसकी वजह से जो भी आप मोल्डिंग सैंड डालते हो वो अच्छे से फिट होगा, जो भी हमारा मोल्डिंग बॉक्स है उसमें। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ, बॉडी कब इक्विलिब्रियम होते हैं, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन algebraic sum of all forces acting on it is 0। ओके, algebraic sum of all the forces acting on it is 0। तो फिर यहाँ पर कौन सा भी ऑप्शन नहीं हो रहा है। मूविंग जिगजैग यानी क्या, कुछ तो फोर्सेस है उसमें, मूविंग फॉरवर्ड नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, शेकिंग नहीं चलेगा, तो फिर आंसर क्या आएगा, नो ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टॉर्सनल रेजिस्टेंस ऑफ ए शाफ्ट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब टॉर्सनल रेजिस्टेंस यानी क्या है, टॉर्क को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिंग मोमेंट, या इसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टिंग मोमेंट, रेजिस्टिंग मोमेंट ऑफ शाफ्ट बोलते हैं, और इसे आप क्या बोल सकते हैं, टॉर्सनल रेजिस्टेंस बोलते हैं ऑफ शाफ्ट, ऑफ शाफ्ट। हमें पता है, क्या पता है हमें, T बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल इज इक्वल टू टाउ बाई आर। ओके, तो फिर आप देखना मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नॉट डायरेक्टली पूछता है, क्या पूछा है, नॉट डायरेक्टली। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के साथ, तो फिर ये तो नहीं होगा। एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट के साथ भी क्या है हमारा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी नहीं होगा। रेसिप्रोकल ऑफ रेंथ, ये भी सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेंथ, तो फिर ये भी नहीं आंसर होगा। तो फिर आंसर क्या आएगा हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शाफ्ट। ये इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जे, पर हमारा जे क्या होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, आया ध्यान में, ये जे है, और ये जो क्वेश्चन में बताया है वो क्या है, आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फिर इसमें गलती हो सकती है, ध्यान रखिए। इसका ही मैंने एक स्नैपशॉट डाला है यहाँ पर, ये आपको विजिबल नहीं होगा। मैं ये PDF शेयर करूँगा अपने ग्रुप पर, अगर आप ग्रुप पर ज्वाइन नहीं हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ग्रुप, और आपको जो मैंने बताया है वो नोट डाउन करके रखिए, जो मैंने वीडियो में बताया वो, और ये PDF आपको मिल जाएगी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी मैंने लिखा है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन DC वेल्डिंग स्ट्रेट पोलरिटी इज व्हेन वर्कपीस इज कनेक्टेड टू। अब देखो DC वेल्डिंग में क्या होता है, ये हमारा वर्कपीस है, ओके, ये वर्कपीस है, ये हमारा यहाँ पर एक जो हमारी वेल्डिंग टूल रहेगा, ये वेल्डिंग टॉर्च रहेगी, यहाँ पर हमारा जो बैटरी या आप बोल सकते हो जहाँ से हमें करंट मिल रहा है या फिर जहाँ से हमें चार्ज मिल रहा है वो रहेगा। तो फिर अगर हमारा वर्कपीस पॉजिटिव को कनेक्टेड है और ये हमारा जो टॉर्च है या वेल्डिंग टॉर्च है वो नेगेटिव को कनेक्टेड है, तो फिर इसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट पोलैरिटी। क्या बोलेंगे, स्ट्रेट पोलैरिटी।
ओके, यही अगर रिवर्स होगा, यानी यहाँ पर अगर नेगेटिव होगा और यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे उसे, रिवर्स पोलैरिटी। क्या बोलेंगे, रिवर्स पोलैरिटी। ओके, ठीक है, आया ध्यान में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ चिप्स इज प्रोड्यूस वाइल मशीनिंग ए डक्टाइल मटेरियल। अब डक्टाइल मटेरियल है, कैसा है, डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल के मटेरियल के वक्त हमें क्या मिलेगी, कंटिन्यूस चिप। कैसे मिलेगी, कंटिन्यूस। वही अगर ब्रिटल होगा, ब्रिटल के लिए कैसी होगी, डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस। सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट, सीजीएस क्या पूछा है, सीजीएस। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन में क्या दिया है, बार, नहीं ये तो प्रेशर का होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नहीं ये स्ट्रेस का होता है। पॉइस, पॉइस सुना है, और ये क्या होता है, सीजीएस यूनिट होता है। ओके, पॉइस होता है सीजीएस यूनिट। और ऐसा यूनिट क्या होता है हमारा, पास्कल सेकेंड। क्या होता है, पास्कल सेकेंड, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। आया ध्यान में। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, 0.1 kg पर मीटर। क्या बोलते हैं, 0.1 kg पर मीटर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टूल वेयर कैन ऑकर ड्यू टू, टूल वेयर क्यों हो सकता है, डिफ्यूजन की वजह से हो सकता है, एब्रेशन की वजह से भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन की वजह से भी हो सकता है। तो फिर सही ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ये होगा हमारा सही ऑप्शन। अगर आपने पहले मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा होगा तो आपको याद आएगा कि एब्रेशन होता है, उसकी वजह से भी टूल वियर होता है। डिफ्यूजन की वजह से हो जाता है कि यानी हीट प्रोड्यूस होते हैं, उसकी वजह से होता है। ऑक्सीडेशन तो आपको पता है कि अगर टूल आयरन का होगा या एल्यूमिनियम का होगा तो फिर वो ड्यू टू कॉन्टैक्ट इन एयर उसका ऑक्सीडेशन होता है, और उसकी वजह से भी हमारा टूल वियर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। अब ग्राइंडिंग व्हील के मेन एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। अब ग्राइंडिंग व्हील, जो हमारा व्हील होता है उस पर क्या रहते हैं, एब्रेसिव्स रहते हैं। ओके, क्या रहते हैं, एब्रेसिव्स। ऐसे एब्रेसिव्स रहते हैं थोड़े थोड़े। ओके, इसके साथ साथ क्या होता है, बॉन्डिंग एजेंट्स भी होते हैं। ये एब्रेसिव्स इस पर कैसे क्या रहेंगे, बॉन्डिंग एजेंट्स तो लगेंगे एब्रेसिव्स को इस व्हील पे रहने के लिए, तो फिर दोनों होंगे, क्या हो गया, एब्रेसिव्स एज वेल एज बॉन्डिंग एजेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ एब्रेसिव्स एंड बॉन्डिंग एजेंट्स। ओके, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन कटिंग स्पीड विल इंक्रीज, फ्रिक्शन एट टूल चिप इंटरफेरेंस विल। अब देखना इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। जैसे जैसे हमारा कटिंग स्पीड इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से जो टाइम है, जो टूल और चिप का जो इंटरेक्शन टाइम है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हीट डिसिपेशन अच्छा होता है। अगर हीट डिसिपेशन अच्छा होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, रिड्यूस होगा ऑटोमेटिकली। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, व्हेन द कटिंग स्पीड विल इंक्रीज, फ्रिक्शन एट टूल एंड चिप इंटरफेरेंस विल डिक्रीज। इसका आंसर क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस इन विच थर्मल एनर्जी इज यूज टू रिमूव मटेरियल। अब देखना प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में क्या करते हैं, आयनाइज गैस यूज़ करते हैं। आयनाइज गैस यूज़ करते हैं हम मशीनिंग के लिए। एब्रेसिव जेट मशीनिंग में एब्रेसिव स्लरी यूज़ करते हैं। एब्रेसिव स्लरी यूज़ करते हैं जो हाई स्पीड हाई वेलोसिटी में अटैक करते हैं। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में हम अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करते हैं मशीनिंग के लिए। ओके, वेव्स। और लेज़र बीम मशीनिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, लेज़र, जो क्या है, एक थर्मल एनर्जी का सोर्स है, थर्मल एनर्जी सोर्स। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लेज़र बीम मशीनिंग। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मशीनिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट टूल चिप इंटरफेरेंसेस। अब इस क्वेश्चन में डाटा इनकम्प्लीट है, पर फिर भी अगर हमें गेस करना होगा कि आंसर क्या होगा तो फिर इसमें हम 0.455 गेस कर सकते हैं। इसमें डाटा मिसिंग है बहुत सारा, यानी रेक एंगल क्या होगा ये सब दिया नहीं है। तो ये आप क्वेश्चन अगर एग्जाम में ऐसा इनकम्प्लीट डाटा वाला क्वेश्चन आए तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट एक्यूरेट। अब इनमें से कौन सा डिवाइस मोस्ट एक्यूरेट है। अब माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है समवट 0.01 mm। तो फिर मिनिमम कौन सा होगा, मिनिमम होगा आपका ऑप्टिकल प्रोजेक्टर का
मिनिमम मिनिमम लीस्ट काउंट होता है, इसका क्या होता है, मिनिमम लीस्ट काउंट। जिस डिवाइस का मिनिमम लीस्ट काउंट होता है वो क्या होगा, मोस्ट एक्यूरेट होगा काउंट। ओके, तो फिर इसका आंसर क्या होगा हमारा, मोस्ट एक्यूरेट कौन सा रहेगा, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर। ओके, ये जो भी डिवाइसेस है हमारे यहाँ पर, इनका आप लीस्ट काउंट कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोकोलिमीटर इज यूज टू मेजर। अब देखना, इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है, ऑटोकोलिमीटर क्यों यूज़ करते हैं। इसमें दो है, ये स्मूथनेस भी है और फ्लैटनेस भी है। कोई बच्चे बोलते हैं कि दोनों, स्मूथनेस एज वेल एज फ्लैटनेस। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये कोई तो एक ही मेजर करता है। और क्या मेजर करेगा ऑटोकोलिमीटर, फ्लैटनेस मेजर करता है। ओके, और जो स्मूथनेस मेजर करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टेलीसर्फ। उसे क्या बोलते हैं हम, टेलीसर्फ। टेलीसर्फ इज यूज टू मेजर सरफेस रफनेस। सरफेस रफनेस अगर कम होगा तो वो क्या होगा, स्मूथ होगा। तो इसलिए स्मूथनेस भी अल्टरनेटिवली आप कह सकते हैं कि टेलीसर्फ इज यूज टू मेजर स्मूथनेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या मिलेगा हमें, फ्लैटनेस। ओके, Fearless.